गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कलाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीपीयू के प्रीवियस ईयर्स जो 2023 में पेपर हुए हैं, इनके सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो होगा हमारा 4 अक्टूबर की जो शिफ्ट हुई है और उसमें भी सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। इससे पहले 4 सॉल्यूशन आपके पास में आ चुके हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को आसान तरीके से किस तरीके से आराम से सॉल्व किया जा सकता था। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, आपको ये मान दिया हुआ है और इस पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई हम tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, तो इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। और कॉस अगर मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, और बटे में आएगा कॉस ए, तो यहां भी बटे में कॉस ए आएगा, तो मैंने उसे लिखा नहीं है। इसी तरीके से ये लिखा जा सकता है कॉस ए प्लस साइन ए, और इसका हमें रूट लेना है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका परिमेयकरण कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो परिमेयकरण करेंगे तो यहां पर हमारे पास में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए माइनस साइन ए का। ठीक है, और जैसे ही हम कॉस ए माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बनेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर आएगा प्लस साइन स्क्वायर आएगा, जो कि हो जाएगा 1, और बीच में आएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a, तो ऊपर तो रह गया 1 माइनस साइन 2a अपॉन में यहां होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, तो मैंने उसी से लिख दिया है कॉस 2a। और ये पूरा का पूरा चल रहा है रूट में, और ऐसा अगर हम देखते हैं तो हमें ऑप्शन बी में नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है यदि किसी गोले के व्यास को घटाकर आधा कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई किसी भी गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला हो चाहे किसी भी तरीके का गोला हो, तो 4/3 तो पाई तो है जो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो आयतन है वो इसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती हो रहा है। तो मैं कहूंगा ये वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है। अब भाई इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पहले की बात करूं और बाद की बात करूं, तो अगर मैं व्यास को आधा करूंगा तो त्रिज्या भी तो आधा होगी। जैसे मान लो व्यास है पहले 10, तो बाद में हो जाएगा 5, तो त्रिज्या रहेगी 10 की, पहले वाली की 5 और बाद में हो जाएगी 2.5। इसी तरीके से तो हम कहते हैं जो इसने डायमीटर मतलब व्यास को आधा किया है तो त्रिज्या भी आधा होगी। तो पहले अगर इसका व्यास 2 होगा तो त्रिज्या और व्यास का अनुपात समान रेशो में ही चलेगा, तो यहां आ गया है 2:1। अब हमें पता है पहले का अगर मैं आयतन निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 4/3 पाई, और आर क्यूब 2 का क्यूब हो गया 8, और यहां पर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है घटा दिया जाए तो आयतन क्या होगा। तो ये कहता है पहले जो था अगर आयतन 8 था तो अब कितना हो गया, 1 हो गया। तो पहले की तुलना में हमसे अगर पूछा जाए तो आपसे पूछ रहा है घटाकर आधा करने के बाद में आयतन क्या होगा। क्या पहले आयतन का 1/4 होगा? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन गलत है। क्या पहले आयतन का 1/5 होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या पहले आयतन का 1/7 होगा? नहीं। पहले आयतन जो है 8 है और नया वाला आयतन 1 है, तो पहले वाले आयतन का ये कौन सा भाग है, 1/8 भाग है। तो हम कहेंगे पूर्ण वॉल्यूम का पहले वाले आयतन का 1/8 भाग हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी टिक करेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है
3888 और 3969 का HCF क्या होगा? भाई जब कभी भी हमें दो संख्याओं का HCF लेना होता है तो हम करते क्या हैं, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का अगर अंतर लेते हैं तो इसका अंतर आ जाता है 69, तो 71, 81। देखा जाए तो ऑप्शन से ज्यादा बेहतर होगा 81 का 81 ही हमारे पास में HCF दिख रहा है, तो इसका मतलब 81 का इसमें भी भाग जा रहा है और 81 का इसमें भी भाग जा रहा है, तो मैं कहूंगा इसका जो HCF है इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमने फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया है। कहता है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। तो भाई हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 96 का, 96 का, 108 का और 144 का पूरा भाग चला जाए। कहने का मतलब ये हुआ हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लैसे ज्ञात करना है। अगर मैं इसका लैसे ज्ञात करूंगा तो आपको पता ही है सबसे बड़ी संख्या 144 को तो हम लिख ही लेंगे, 144 आ गया। अब 144 के रिगार्डिंग बात करें तो 144 में 144 का तो जाएगा ही, इसको मैं कहता हूं 36 इंटू 3 है, तो 36 का तो इसमें चला जाएगा लेकिन 3 एक्स्ट्रा है तो मैंने 3 का गुना और कर दिया। इस 96 को मैं कहूंगा ये है 16 इंटू 6 96, तो 16 का तो इसमें चला जाएगा। अब बचा 6 का एक फैक्टर 3 ये है, एक्स्ट्रा 2 बच रहा है तो 2 का गुना और कर देंगे और ऐसे हमने आसानी से इसका LCM ज्ञात कर लिया। 3 दूनी 6, 6 का अगर मैं गुना करता हूं तो ये आ जाता है 4, 6, 8, 864, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। नंबर 5 पर आते हैं। पूछ रहा है 240, 280 और 560 का HCF क्या होगा। अभी हमने आपसे बात की थी कि जब कभी भी HCF पूछे तो अगर दो संख्याएं तो दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए, और अगर संख्याएं ज्यादा हैं तो कोशिश करिए ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम दिख सके आपको। तो यहां मैंने देखा 240 और 80 के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 है। अब देखिए 40 का इसमें भी भाग जाता है, 40 का इसमें भी जा रहा है और 40 का इसमें भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 40 ही HCF हो गया है। 40 HCF हो गया है, इसका मतलब हम कहेंगे ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 6 डेटा इंटरप्रिटेशन से है। कहता है 4 अलग अलग साल में दुकानों से बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या है 2012 से लेके 2015 तक और स्टोर्स के नाम है PQRS। आपसे पूछा है कि इस तरीके से 2013 में स्टोर Q, तो 2013 में स्टोर Q जो बेचता है वो 198 फोन बेचता है, और 2015 में स्टोर S, 2015 में स्टोर S जो बेचता है वो 205 बेचता है। से बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या के बीच का अंतर, भाई 198 और 205 के बीच का अंतर 7 है, तो मैं ऑप्शन 7 देखता हूं तो मेरे ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो हम कहेंगे हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अच्छा, यहां वापस से दिया है, इसने कहा है ये एक टेबल है जो 2001 से लेके 2005 तक पी और कंपनी ने जूट के कपड़े का जो प्रोडक्शन किया है लाख मीटर में, उसका डेटा रिप्रेजेंट किया है टेबल के थ्रू। तो आपसे पूछता है कौन से साल में या किन सालों में कंपनी क्यू ने, ये जो कंपनी क्यू है इसने पी के तक कंपैरिजन में ज्यादा कपड़े का प्रोडक्शन किया। तो भाई पी का प्रोडक्शन 100 है और यहाँ 96 है, यहाँ तो ज्यादा नहीं है कम हुआ है, यहाँ ज्यादा हुआ है एक साल तो ये लेंगे मतलब 2002। यहाँ 108 की जगह 100 हुआ है, यहाँ नहीं, 90 से 80 हुआ है, 240 से 75 हुआ है, एक हो गया है हमारा 2005। तो 2 साल ऐसे हैं जब कंपनी क्यू का प्रोडक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू पी। तो हम कहेंगे ऐसा हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है कि दोनों साल आ गए 2002 और 2005। नंबर 8 पर आते हैं। कहता है एक कार 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट एक निश्चित गति से चलती है, वो गति नहीं बताई है, ठीक है। फिर अगले 75 मिनट 85 किलोमीटर पर आवर से जाती है और अंतिम 3 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर से जाती है, और पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल जो है वो
73 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछता है बताइए पहले 45 मिनट के दौरान कार की गति किलोमीटर पर आवर में क्या रही होगी। तो भाई मैंने कहा कि ये कार टोटल 5 घंटे चलती है और इन 5 घंटे में देखा जाए तो इसकी औसत चाल जो आती है वो आती है 73। तो कार ने टोटल कितनी डिस्टेंस तय की, हम कहेंगे कार की औसत चाल है 73 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे के लिए। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, 5 तिया 15 और 5 7 35 और 1 36। इसका मतलब कार कुल 365 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें से पहले 45 मिनट के लिए हमसे चाल पूछी है तो मैं आगे का लिखता हूं। 75 मिनट चलती है कार 85 से, तो यहां कार की चाल है 85 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर के लिए? 75 मिनट के लिए। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया, 15 चौके 60, 15 5 75 और यहां आ जाता है 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 8 40 और 2 42। 425 में 4 का भाग देते हैं तो यहां आ जाता है 106.25 या 1/4 किलोमीटर कर देते हैं। 0.25 इस वजह से नहीं लिखा, कैलकुलेशन में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे वो कहता है लास्ट के 3 घंटे में उसकी चाल 70 किलोमीटर पर आवर रही है। जो लास्ट के 3 घंटे में उसकी चाल 70 किलोमीटर पर आवर रही है तो 3 घंटे में वो चली होगी 210 किलोमीटर। अब भाई 3 टुकड़े में दूरी कवर हुई है, उसमें से 2 टुकड़े की दूरी मुझे पता है, बाकी की दूरी मैं निकालने के लिए इसमें से टोटल दूरी में से माइनस कर दूंगा। तो यहां अगर देखा जाए तो 210 और 106 सही 1/4, कार 316 सही 1/4 किलोमीटर चल ली है इतनी देर में, 75 मिनट में और 3 घंटे में। तो बची दूरी कितनी? 365 में से हम माइनस कर देंगे 316 सही 1/4 किलोमीटर, तो हमारे पास में आ जाता है यहां से 48 सही 3/4 किलोमीटर, यही आएगा। और ये जो दूरी है ना कार ने पहले 45 मिनट में तय की है, तो कार की चाल क्या रही होगी? अब बेटा जानते हैं चाल बराबर जो है होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो है 48 सही 3/4 और समय है अपने पास में 45 मिनट। मिनट को आवर में बदल लूंगा जिससे चाल किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। अब इस दूरी को मैं ऐसे लिख रहा हूं 48 इंटू 4 192 और 3 195 बटे में 4 किलोमीटर। और ये जो दूरी है चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने समय में तय हुई है? 45 मिनट में। तो 45 का भाग दे रहे हैं, लेकिन इसको आवर में बदलने के लिए मैंने और इसमें 60 का भाग दिया तो ये 60 यहां पहुंच गया। 15 से 3 बार और 15 से ये आ गया है 4 बार। ठीक है, यहां से अगर हम चेक करते हैं तो अपने पास में डेटा आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 5 15। तो पहले 45 मिनट में कार की जो है औसत चाल रही 65 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है पीटर ने 10% की रेट पर पैसे को स्कीम में लगाया है, जबकि रेचल ने भी 10% की रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसे को लगाया है। तो एक है पीटर और दूसरा है रेचल, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट पर है और इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा लगाया किसने? रेचल ने। तो पीटर अगर 200 रुपए लगाता है तो ये लगाएगा 100 रुपए। यहां तक भी ठीक हो गया है। अब कहता है इसके अलावा जहां पीटर ने 2 साल के लिए पैसा लगाया है, रेचल ने 3 साल के लिए। तो पीटर का पैसा है भाई 2 साल के लिए और रेचल का पैसा है 3 साल के लिए। अब यहां से देखते हैं भाई 1 साल का अगर ब्याज 10% है तो 2 साल का ब्याज 20% हो गया, और 20% किसका? 200 का। तो 200 का 20%, तो यहां आएगा ब्याज का 40। ये मैंने लिख दिया है ब्याज इंटरेस्ट। ठीक है, और आप जानते हैं
अगर 10% की रेट होती है तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो बनता है वो 33.1% बनता है, और मूलधन 100 है तो 100 का 33.1 ही होगा, तो यहां ब्याज बनेगा 33.1। ये कैसे आया? मैंने वही 10 का 10 और उसका 10% लगाया, 33.1 हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 है, पहले साल 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा, 10 का 10 एक आएगा, यहाँ एक और एक आया और एक का एक ये आ गया, 30 और 33.1। तो इतना तो हमें ध्यान रहता है, ठीक है। अब वो कहता है यदि पीटर और रेचल को जो ब्याज मिला है उसके बीच का अंतर 897 रुपए है। भाई हमारे हिसाब से पीटर को ब्याज मिलता है 40 और रेचल को ब्याज मिलता है 33.1। दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है उसके बीच का जो अंतर है वो आता है 6.9। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो डिफरेंस है वो 897 है, तो 6.9 की वैल्यू है 897, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 897 डिवाइडेड बाई 6.9। और आपसे पूछा है कि बताइए रेचल ने कितना इन्वेस्ट किया। रेचल ने जो इन्वेस्ट किया है वो 100 इन्वेस्ट किया है, तो 100 की वैल्यू हमें बतानी है। पॉइंट हटा तो एक जीरो यहां पर लगा दी, ठीक है। अब देखिए भाई ये 13 बार कट रहा है, 13 इंटू 9 117 बचा 11, 13 इंटू 6 78, 78 और 11 89, तो ये 13 बार आ गया। और यहां पर आ जाता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई रेचल वॉज 13,000 रुपीज, और 13,000 हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बादाम की कीमत 10% बढ़ गई। और भाई 10% बढ़ने का मतलब है कोई चीज 1/10 महंगी हो गई, और 1/10 महंगी होने का मतलब है पहले कोई चीज 10 की मिलती थी, तो अब वो चीज 1 ज्यादा में मिल रही है और अब वो मिलेगी 11 में। कहता है उपभोग में कितने की कमी की जानी चाहिए जिससे कि खर्चा समान रहे। जो चीज 10 की जगह 11 में मिल रही है, अब आप वापस से खर्चा उतना ही करना चाह रहे हैं, तो अब आप 11 की जगह 10 का खरीदोगे तो आपको कंजम्पशन 1 से कम करना पड़ेगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 11 से। और 1/11 होता है 9 सही 1/11, तो हम कहेंगे आंसर आ जाएगा उसको अपना कंजम्पशन 9:1/11% से कम करना पड़ेगा। नंबर 11 कहता है एक विक्रेता ने एक टेबल के लागत मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य रखा 5,670। इसका मतलब भाई ऐसा है कि 100 रुपए की चीज थी तो उसने उसको 135 में बेचने की बात रखी, और 135 की जो वैल्यू है वो 5,670 के बराबर है। अगर 5,670 135 को बता रहा है तो एक की वैल्यू आ जाती है डिवाइडेड बाई 135। अगर कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो 100 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। आगे पढ़ते हैं। लेकिन उसने देखा कि इस पर बिक्री बहुत कम हो रही है, तो उसने टेबल को 12% के लाभ पर बेचने का निर्णय लिया। तो ये पूछ रहा है नया विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई ये एक की वैल्यू है और मुझे उसे बेचना है 12% के लाभ पर, इसका मतलब मुझे इस प्रोडक्ट को 112 में बेचना है, तो 112 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होगी। सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है। 5 से कैंसिल किया तो ये 27 आ गया, ठीक है। और यहां 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 इंटू 3 15, और 5 इंटू 4 20, ठीक है। और 27 से कैंसिल करें तो 27 इंटू 4 108, ठीक है। फिर बचता है अपने पास में 5, और 27 इंटू 2 54। 112 इंटू 2 होता है 224, 224 में से 4 ले लिया, 224 था तो 4 ले लिया है, 22 बच गया है। और 112 इंटू 4 ये हो जाएगा 448, 448 और 2 50 और 20 70, 470। तो आंसर आ जाता है 4704, और 4704 जो है हमारे ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना उसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। नंबर 12 तीन कारों ने समान दूरी तय करने में जो समय लिया है उसका अनुपात दे रखा है, तो उनकी चालों का अनुपात बताना है। भाई ये देखिए ये दूरी है, समान दूरी है 3 कार के लिए, लेकिन तीनों ने अलग अलग समय लिया है। अगर दूरी समान है तो दूरी बराबर समान है, तो मैं लिखूंगा दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। जिसकी चाल ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, और जिसकी चाल कम होगी वो समय ज्यादा लेगा।
यही तो हुआ। तो हम यहां पर कहेंगे ये समय का अनुपात है और मुझे चालों का अनुपात निकालना है, तो चालों का अनुपात जो है समय के अनुपात का आधा आएगा। तो चालों का जो अनुपात है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा समय का। तो यहां पर 1/12 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 1/15 और तीसरे में हो जाएगा 1/10। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 120 आ जाता है। तो 12 इंटू 10, 15 इंटू 8 और 10 इंटू 12, तो ये आ जाता है चालों का अनुपात 10:8:12। और 10:8:12 को अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 5:4:6। अच्छा, इसका एलसीएम लेना चाहते तो हम 60 भी ले सकते थे, तो 60 से लेते तो 5:4:6 पहली बार में ही आ जाता। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो 5, 4 और 6 जो है ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है एक त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी दो भुजाओं की लंबाई जो है 4 और 5 है और उनके बीच का जो कोण है वो 45 है। भाई आपको दो भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है। जैसे कोई एक ट्रायंगल हमने बना दिया रैंडमली, ठीक है, ये भुजा दे रखी है 4 और ये भुजा दे रखी है 5 और इनके बीच का कोण दे रखा है 45 डिग्री का। आपसे पूछा है कि बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दे रखा होता है तो 1/2 AB साइन थीटा, A गुना B और साइन थीटा साइन 45। आप जानते हैं साइन 45 1/√2 होता है। इस रूट को हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इससे इस 2 से ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया है हमारे पास में 5√2 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इस केस में। नंबर 14 में देखा जाए तो कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। भाई इसने छूट जो दी होगी वो एमआरपी पर दी होगी, तो उसने प्रोडक्ट को 90% पर बेचा और उसे जो लाभ हुआ होगा वो कॉस्ट प्राइस पर हुआ होगा। इसका मतलब उसने प्रोडक्ट को 130 में बेचा। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट प्राइस का एमआरपी से अनुपात क्या हो गया है, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस तो है 90 और जो है एमआरपी है 130, अनुपात 9:13 हो गया है। अब कहता है उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो जिसकी कीमत 450 है। मतलब हमें क्वेश्चन में 9 का मान पता है 450। यदि 9 का मान 450 है तो 1 का मान 50 आ गया। तो एमआरपी पूछेगा तो एमआरपी 13 इंटू 50 यहां पर आ जाएगी अपने पास में 13 इंटू 5 65, 650। 650 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए एकदम करेक्ट होगा। नंबर 15 आपसे पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। आप जानते हैं भाई फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है BC डिवाइडेड बाई A, क्योंकि ये ऐसे ही तो होता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। फोर्थ आपसे पूछा है तो ये इस तरीके से बन गया। अब अगर इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे तो D की वैल्यू के लिए हम कहेंगे सेकंड है 0.8, थर्ड है 0.108 डिवाइडेड बाई 0.3, यही होगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो देखिए भाई पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो ही गया, 3 से इसे मैं अगर कैंसिल करता हूं तो ये होता है 36 इंटू 3 108, तो ये आ गया है 0.036 और ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 288, 36 इंटू 8 288 और पॉइंट लग जाएगा 3 के बाद में, तो आंसर आ जाएगा 0.288 और 0.288 हमारे पास में थर्ड ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। भाई अगर मैं इस 3.254 को मान लेता हूं a, तो a की वैल्यू मेरे लिए हो गई है 3.254 और दूसरा जो डेटा चल रहा है 0.746 में, तो b की वैल्यू मेरे लिए हो गई है 0.746। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहां पर अपने को लिखा हुआ मिलेगा a 3 बार है तो ऊपर है a क्यूब, साथ में है माइनस b क्यूब और यहां पर अगर देखें तो ये हो जाता है a स्क्वायर, ये हो जाता है b स्क्वायर और साथ में हो जाता है दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अब तो आपको साफ साफ दिख गया होगा।
अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखूंगा तो यहां आएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा a माइनस बी, यही वैल्यू आएगी। माइनस कर लेते हैं, 14 में से 6 गया तो 8 बचा हमारे पास में, और 14 में से 4 गया तो ये 0 बचा हमारे पास में। अब ऐसा हमारे पास में, फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है 12 में से 7 गया तो हमारे पास में 5 आया, और ये 3 में से तो ये 2 आ गया हमारे पास में 2.508। 2.508 हमारा आंसर होगा। चाहते तो आप एक से ही कैलकुलेट कर सकते थे, भाई इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो तो 2 पॉइंट समथिंग में बचेगा, और 2 पॉइंट समथिंग में हमारे पास में जिसका यूनिट डिजिट 8 है वो एक ही दे रखा था। अच्छा, कहता है 3 विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है। जो 100 की चीज थी वो 165 हो गई, 3 बार वो चीज बिकी है। उसके बाद में कहता है पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% और 25% का लाभ अर्जित किया, तो तीसरे विक्रेता ने उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा। भाई मैं सीधा सा कहता हूं, पहले वाले ने 20% का लाभ अर्जित किया, इसका मतलब ये है पहले वाले ने उस पर 1/5 का लाभ लिया, तो 5 की चीज को उसने 6 में बेचा। दूसरे वाले ने उस पर लाभ लिया है 25% का, और 25% के लाभ का मतलब है उसने 1/4 का लाभ लिया, इसका मतलब उसने 4 की चीज को 5 में बेचा। तीसरे वाले के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन तीसरे वाले की कोई न कोई तो भिन्न बनेगी, और मैं कह देता हूं तीसरे वाले के लिए ये प्रोडक्ट X का था और उसने Y में बेच दिया। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है और यहां पर आ रही है सेलिंग प्राइस, उसी तरीके से पहले ने 5 की चीज को 6 में, दूसरे वाले ने 4 की चीज को 5 में, और तीसरे वाले ने X की चीज को Y में बेचा। और ओवरऑल 3 हाथों से गुजरने के बाद में ये चीज जो है 65% महंगी हो गई। इसका मतलब ये है ये चीज अगर 100 की थी तो अब ये हो गई है 165 की। इसका मतलब यही हुआ। कैंसिल करें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 2 से यहाँ 2 आ जाता है, और 2 से यहाँ 3 आ जाता है, और 3 से मैं कैंसिल करूं तो 3 × 5 15, और 3 × 5 15। यहां तक ठीक है। 5 से कैंसिल करें तो 11 बार, और 5 से कैंसिल करें तो 20 बार, और 2 से कैंसिल करें तो 10 बार। सामने देखिए यहां बचा है y/x, और इधर बचा है 11/10। इससे यहां से अगर आप रीड करें, इसका मतलब ये है तीसरे आदमी के पास ये चीज 10 की थी तो उसने 11 में बेचा, तो तीसरे आदमी ने फायदा लिया 1 का, कितने पर? 10 पर, और 1/10 का मतलब है भाई 10% का तीसरे आदमी ने फायदा लिया, जो कि ऑप्शन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 ये कहता है अलग अलग तरीके का हॉबी क्लासेस है और एज ग्रुप का डेटा हमें दिया हुआ है। जैसे पॉप वाले और क्लासिकल वाले की बात करें तो 18 to 20 ग्रुप में 8 लोग लाइक करते हैं, 21 से जो 30 ग्रुप वाले हैं वो 5 हैं, और 31 से प्लस वाले 15 लोग हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है टोटल जो सैंपल लिए हैं उसमें से कितने परसेंट ने ऐसा इंडिकेशन दिया कि उनको रॉक जो है संगीत पसंद है और ये शैली पसंद है, और हमें इसका आंसर बताना है डेसिमल में 2 डिजिट तक। तो भाई रॉक जो पसंद है वो 9 और 7 16 और 13 29 को पसंद है। 29 लोगों को रॉक जो है वो पसंद है म्यूजिक। अब टोटल कितने हैं? 32 और 28 60 और 40 100 106। 29 लोग रॉक म्यूजिक पसंद करते हैं आउट ऑफ 106। परसेंटेज में बात करेंगे तो इनटू 100% यहां आ जाता है। इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 29 × 27 27 और 3 81 27.36%, और 27.36% हमारे पास में ऑप्शन ए में मैच कर जाता है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जो कि 18 नंबर है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नंबर 19 में हमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन दे रखा है। बिलो पॉवर्टी लाइन में जो मेल और फीमेल है वो दे रखा है, और अबव पॉवर्टी लाइन है उसका भी डेटा हमें दे रखा है। अब वो कहता है यदि शहर सी की कुल जनसंख्या 8000 है, हमने कहा ठीक बात है। इसके बाद में वो कहता है
तो बताइए शहर सी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है, राज्य सी नहीं, यहाँ सी के बारे में बात हो रही है। तो सी में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, ये टाउन है ना कि राज्य है, ठीक है। सी में गरीबी रेखा से ऊपर अबव पॉवर्टी लाइन में महिलाओं की संख्या कितनी है। भाई मैं देखता हूं कि सी सिटी में टोटल 8000 लोग रहते हैं, उनमें से बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो तो है 20%। तो 20% अगर बीपीएल में आ रहे हैं तो बाकी के 80% अबव बीपीएल है। तो 80 का 80%, तो ये हो गया है सब 6400। इतने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। और वो कहता है अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का जो रेशियो चल रहा है वो सी में देखते हैं तो वो है 5:3। तो मैं कहूंगा ये डेटा यहां से बटेगा मेल और फीमेल में 5:3 में। आपसे पूछा है सी टाउन में अबव पॉवर्टी लाइन फीमेल की संख्या, 8 बराबर है 6400 के, तो 1 बराबर हो गया 800 के, तो 3 बराबर हो गया है 8 इंटू 3 2400 के। तो हम कहेंगे आंसर 2400 होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो नंबर 20 पर आते हैं। अगेन नंबर 20 उसी के जैसा है। देखिए भाई यहाँ 157 है और दूसरा डेटा आ रहा है 133। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरीके से, जो इस तरीके के पैटर्न पर था, ए की वैल्यू अगर मैं कहता हूं 157 है और बी की वैल्यू मैं कहता हूं हमारे पास में है 133। अब चेक करते हैं एक बार। ये हो गया है ए स्क्वायर, ये हो गया है ए बी, और यहां हो गया है बी स्क्वायर, और यहां देखते हैं तो है ए क्यूब, और यहां पर है आपके पास बी क्यूब। इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 1/a माइनस बी। 1/, आप जानते हैं ए का मान 157 है और बी का मान 133 है। 157 माइनस 133, तो यहां पर आ जाता है 24। 1/24 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को राइट क्लिक करेंगे या टिक करेंगे। 21 कहता है अलग अलग एक्टिविटीज पर जो खर्चा हुआ है उसके आवर्स की संख्या बता रखी है, नंबर ऑफ आवर्स। अब आपसे कहता है सोने के समय के अनुरूप केंद्रीय कोण का संपूर्ण केंद्रीय कोण का कितना % है। तो आपको ये बताना है कि ये जो है ना पूरा का पूरा वो परसेंटेज में बताना है, और सोने का जो टाइम है वो 8 घंटे का है, और टोटल टाइम को आपको हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखेंगे 8 और 2 10 और 6 16 और 5 21 और 3 24, क्योंकि दिन भर में तो 24 ही घंटे होते हैं। तो कोई जो आदमी है वो 24 घंटे में से 8 घंटे सो रहा है, तो ये वाला जो सेंट्रल एंगल है वो 8 घंटे का है आउट ऑफ 24। परसेंटेज की बात करेंगे तो भाई 100 में से निकालेंगे। वैसे भी आप देख सकते थे ये 1/3 हो रहा है, और 1/3 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 33.33% होता है, और 33.33 जो कि ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट होगा। नंबर 22, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20% अधिक है। लंबाई जो है वो ज्यादा है 20%, तो हम यहां पर कहेंगे भाई ये जो लंबाई है वो 20% ज्यादा है इस चौड़ाई से, और 20% की भिन्न होती है 1/5। तो ये अगर 5 है तो ये कितनी है, 6 है। तो आपसे पूछ रहा है आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है। माना चौड़ाई 5x है तो लंबाई 6x है, ऐसे ही तो होगा। तो इसका एरिया जो हो गया, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 6x गुना 5x बराबर दे रखा है 480 के। 6 इंटू 5 30 हो गया, 30 से मैं इसे कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल होगा 16 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो भाई यहां से x का मान 4 निकल कर आता है। यदि x का मान 4 निकल कर आता है तो आपसे लंबाई पूछी है, तो लंबाई है 6x, तो लंबाई 6 इंटू 4 हम कह देंगे 24 होगी, और 24 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। नंबर 23 कहता है ओ पर केंद्रित एक वृत्त में पी क्यू पी पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बना दिया है और ये एक स्पर्श रेखा निकल रही है यहाँ से अपने पास में P से। तो मैंने P पॉइंट से दे रहा है और कहता है AB जो है वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है। तो मैंने यहाँ से ऐसा कह दिया एक पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, P पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया है और आपके पास में ये यहाँ से इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। और ये PQ है। साथ में कहता है AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है, तो मैंने AB एक वृत्त की जीवा बना दी। आगे देखते हैं वो क्या कहता है। इसको Q पॉइंट तक बढ़ाया और PQ का मान जो है वो 12 आता है। PQ का मान क्वेश्चन में हमें 12 दे रखा है, PQ की वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन में 12 दे रखी है और इसको बढ़ाया गया है, कहां तक, Q तक बढ़ाया गया है, तो इसको Q तक बढ़ा दिया और ये Q तक यहां तक बढ़ गई है। इस तरीके से ये हो गया है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर क्लैरिटी के साथ बनाना चाहूं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि यहां से ये ऐसे निकल रही है और ये Q पॉइंट तक है और ये वृत्त की जीवा है। अब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। A और B, PQ का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, PQ का मान क्वेश्चन में 12 दे रखा है। साथ में कहता है QB का मान 8 है, QB का मान 8 है। आपसे पूछता है कि AB का मान क्या होगा, इस AB का मान हमें निकालना है। तो भाई ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्या कहेंगे आप, PQ का स्क्वायर बराबर होगा AQ इंटू BQ के, यही तो होगा। और PQ का मान 12 है तो 12 इंटू 12 बराबर AQ का मान हमें नहीं पता है और BQ का मान हमें मालूम है 8 है। 4 से कैंसिल किया तो 2 बार आया और 4 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाता है 6 बार। तो AQ की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 18 आ जाती है। अब अगर AQ की वैल्यू हमारे पास 18 है, उसमें से BQ की वैल्यू 8 है, तो हम कहेंगे यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो 10 रहेगी, तब जाके ये वैल्यू 18 होगी। तो हम कह देंगे इसकी जो कॉर्ड है, जीवा है, इसका जो मान है वो 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। आते ही नंबर क्वेश्चन नंबर 24 पर, कहता है एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर पर आवर से जाती है और अनुकूल में 15 से जाती है। तो भाई अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो 8 है और डाउन स्ट्रीम में पानी के साथ साथ जो स्पीड है वो क्वेश्चन में दे रखी है 15 है। आपसे पूछता है नाव की गति और धारा की गति का क्रमशः क्या होंगी। तो आप जानते ही हैं कि अगर मुझे नाव की चाल चाहिएगी तो मैं दोनों चालों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दूंगा, यही सीखते हैं हम। 23/2 तो यहाँ तो आ जाएगा 11.5। और अगर पानी की चाल चाहिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम में से मैं अपस्ट्रीम को कम करूंगा और 2 का भाग दे दूंगा। तो यहाँ आता है 7/2, तो यहाँ आ जाता है 3.5। पानी के साथ देखेंगे तो 11.5 और 3.5 15 हो जाता है, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम कहेंगे इस केस में जो नाव की चाल है और धारा की चाल है वो 11.5 और 3.5 बिल्कुल सही रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है एक संख्या को पहले 28% घटाया जाता है, ठीक बात है, और फिर उसे 28% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या जो है 784 कम आती है। भाई एक बार आपने 28 से घटाया और दूसरी बार आपने 28 से बढ़ाया, तो हम ऐसे ही कहते हैं 28 प्लस का 28 माइनस का। तो यहाँ पर अपने पास में ओवरऑल हम चेक करेंगे तो कितने की कमी आएगी वो यहाँ से पता लग जाएगा। तो संख्या में जो कमी हो रही है 28 का स्क्वायर 784 और पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, तो 7.84% की संख्या में कमी होती है और वो कह रहा है संख्या में 784 की कमी होती है। तो 7.84 बराबर मिल जाता है मुझे 784 के। आपसे पूछता है मूल संख्या का मान बताओ। मूल संख्या तो जो भी होगी वो 100% होगी, तो ये अगर इसके बराबर है तो 1% के लिए हम कहेंगे 784 डिवाइडेड बाई 60.84। मूल संख्या रहेगी इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और आएंगी, कैंसिल किया, आंसर आ जाएगा 10,000। तो 10,000 हमें ऑप्शन नंबर सी में एकदम दिखता है। तो
25 का ऑप्शन सी एकदम सही है। नंबर 26 अगेन डीआई का क्वेश्चन है। वो कहता है इस क्वेश्चन का डेटा देना है, टोटल फेल होने वालों की संख्या 350 है। अब आपसे कहता है कि मैथ्स में फेल होने वालों की संख्या, तो मैथ्स में फेल होने वालों की संख्या 27% और सभी सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या से कितनी कम है। अब सभी सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या से कितना कम है अपन को ये बताना है। तो भाई या तो मैं ऐसा कर लूं कि सभी सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं, अगर मैं ये पता करूं कि बेवजह इसको ऐड करूं तो मैं यही पता कर लेता हूं ना कि 350 में से मैथ्स में फेल जो होते हैं वो फेल होते हैं हमारे पास में 27%। तो बाकी के कहाँ फेल हो रहे होंगे, बाकी के फेल हो रहे होंगे अदर सब्जेक्ट में। टोटल जो भी बच्चा है वो 100% है, उसमें से मैथमेटिक्स में फेल होता है 27%। तो बाकी का कितना बचा, आप कहेंगे 73% और सब्जेक्ट में फेल होता है। आपसे पूछता है जो अदर्स ये और सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और मैथ्स में फेल हुए हैं उसके बीच का अंतर कितना है। तो मैं यहां से अंतर डिफरेंस निकाल लेता हूं। इसका डिफरेंस भाई निकालते हैं तो 13 माइनस 7 तो ये 6 आ जाता है और 6 माइनस 2 ये 4 आ जाता है अपने पास में। तो अंतर आता है 46% का। किसका 46%? 350 का। तो 350 का मुझे निकालना है 46% और 350 का 46% निकालने से बेहतर है हम 700 का 23% निकाल लेंगे और 23 इंटू 7 161 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 161 161। ये कैसे किया, इसका एक फैक्टर 2 इधर भेज दिया तो ये हो गया 700 और इसका 2 इधर भेज दिया तो 46 में से 2 चला गया तो 23 बचा है। कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश की थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं और 27 में सबसे पहले बात होगी बॉड मास के हिसाब से, तो पहले ब्रैकेट देन ऑफ। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ब्रैकेट से भी पहले हमारे पास वर्नकुलम आ जाता है और वर्नकुलम आता है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो 15 में से 21 कम होगा तो माइनस का 6 बचेगा और ये -6 इस माइनस को कर देगा प्लस, तो हमारे पास में आएगा 19 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 33 प्लस 37। यही हुआ। अब ऑफ सॉल्व होगा तो यहां पर आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 5 165 प्लस में हो जाता है 37। ये डिवाइड में आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 165 और प्लस में है 37। आपको पता ही है भाई जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 165 तो रहेगा ही। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनते रहना। यहाँ 19 तो आएगा ही प्लस यहाँ एक टर्म बनेगी जो होगा 165 इंटू 37। अब बेटा ये देखिए 7 जब गुना होगा 5 से तो 7 इंटू 5 35, तो इकाई का अंक 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा और 5 जुड़ेगा 9 से, तो ये पक्का हो गया कि ऊपर जो है यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक 4 रहेगा और यहां 5 है तो काटा पीटी तो होगी नहीं। तो मुझे पता है ऊपर जो है वो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, ऊपर यूनिट डिजिट 4 रहेगा और एक बड़ी संख्या होगी और यहां आएगा 165। तो मैं सीधा लिख देता हूं बिना किसी कैलकुलेशन के 6124 डिवाइडेड बाई 165। आते ही नंबर 28 पर, कहता है एक स्टॉक की कीमत पहले साल 30% से बढ़ती है, दूसरे साल 20% से कम होती है। यदि किसी निवेशक ने स्टॉक में 100 रुपए का जो शेयर है वो 1000 में खरीदे तो 2 साल के बाद में उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए भाई उसने 1000 रुपए की कोई चीज खरीदी, पहले साल जो है स्टॉक 30% से बढ़ा और 30% की भिन्न होती है 3/10, तो वो जो शेयर की वैल्यू है वो 10 से 3 बढ़कर 13 हो गई। अगले साल उसकी वैल्यू 20% से घटेगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, तो वो 1/5 से घटेगी, मतलब 5 की चीज 4 की हो गई। सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल होता है हमारे पास में और 5 से 1 कैंसिल हो जाता है 2, तो आ जाता है 20। 13 इंटू 4 52 इंटू 2 104, तो ओवरऑल उसकी जो स्टॉक वैल्यू है वो 1040 हो जाएगी और 1040 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नंबर 29 कहता है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 660 है और एचसीएफ 5 है, इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन में हमें एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे।
5 से कैंसिल करें तो 11 आता है और 11 से कैंसिल करें तो ये 60 आता है। तो हम कहेंगे इस केस में संख्या का मान जो है वो 60 रहा होगा। नंबर नेक्स्ट 30 पर आते हैं। तो ये कहता है 36 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के कंटेनर में से द्रव के रूप में एक दवा तैयार की जाती है। तो एक अर्धगोला है, उसका व्यास 36 है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 18 हो गई है और इसमें एक दवा तैयार हो रही है और इस दवा को कंटेनर से निकाल कर पूरी दवा को 6 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बोतल में भरा जाता है। तो एक बॉटल में इसको भर दिया गया है। इसकी हाइट तो है 6 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 है, तो मैं कहूंगा रेडियस हो गई है हमारे पास में कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। कहता है इस तरीके की छोटी छोटी बॉटल्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो पूछता है इस कंटेनर को खाली करने के लिए कितनी बॉटल्स की आवश्यकता होगी। मैं कहूंगा भाई जितना यहाँ पर लिक्विड है उतना लिक्विड इस तरीके की बॉटल्स में आ जाना चाहिए। तो अर्धगोले का आयतन बराबर ऐसे बहुत सारे बॉटल्स के आयतन के बराबर होना चाहिए और बॉटल का शेप है बेलनाकार सिलेंड्रिकल। तो सबसे पहले तो हम इसका आयतन निकालेंगे। इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई का मान पाई में ही रहने देते हैं क्योंकि इधर कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब 18 इंटू 18 इंटू 18 बराबर एक सिलेंड्रिकल बॉटल का जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। आर का मान 3 है तो और एच का मान जो है वो 6 है। ऐसी बहुत सारी बॉटल्स होंगी जिसमें ये वाला पूरा का पूरा लिक्विड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश की तो 3 से ये कैंसिल हुआ 6 बार और 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया है। 3 इंटू 3 9, 9 से ये कैंसिल हो गया है 2 बार। पाई से पाई कैंसिल हो गया है। तो x की जो वैल्यू आती है यहाँ से 18 इंटू 2 36 इंटू 2 72। ऐसी 72 बॉटल्स हमें लगेंगी जिनमें ये पूरा का पूरा लिक्विड ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नंबर 31 कहता है टॉम किसी काम को 7 दिन में कर लेता है, ठीक है, जबकि जय उसी काम को कंप्लीट करने में 14 दिन का समय लेता है। हमारे अकॉर्डिंग टोटल वर्क जो है वो 14 हो जाता है। तो टॉम की कैपेसिटी 2 हो गई है और जेरी की कैपेसिटी 1 हो गई है। आपसे पूछता है तो बताइए काम को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे। टॉम और ये जो जय है इस काम को कंप्लीट करेंगे तो जो टाइम लेंगे वो काम है 14 और एक दिन में होगा 2 और 1 3। तो 3 इंटू 4 12, 2/3 दिन का समय लगेगा जो कि इसी के सामने ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में भाई हमसे कहता है कि 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेन हैं जो पैरेलल ट्रैक पर 68 और 50 की स्पीड से चल रही हैं और कहता है यदि वे एक दूसरे को एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। सेम डायरेक्शन का केस है। दोनों की जो दूरी है वो दे रखी है 200 मीटर और 250 मीटर और दोनों की चाल भी दे रखी है। पहले की चाल और दूसरे की चाल का डेटा दे रखा है 68 किलोमीटर पर आवर और दूसरा दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। भाई अगर दिशा समान होती है तो स्पीड तो कम होती है, लेकिन चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन का केस हो चाहे सेम डायरेक्शन का केस हो ट्रेन की लेंथ तो एक दूसरे को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जो टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 प्लस 250। ध्यान रहे यहाँ हमने डेटा जो है मीटर में लिया है तो हमें टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड और स्पीड आएगी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। तो 68 माइनस 50 18। अब ये 18 किलोमीटर पर आवर में आई है तो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। 18 से 18 कैंसिल हो जाता है, ये 450 होता है और 450 में 5 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आता है 90 सेकंड का समय लगेगा दोनों को एक दूसरे को पार करने में। नंबर 33 कहता है 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नहीं, यहां पर लिखा हुआ है तय करने में, ठीक है।
ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है पटरियों की मरम्मत की वजह से एक ट्रेन की स्पीड कम हो गई। इस वजह से यात्रा की जो औसत चाल है वो तो 75 किलोमीटर पर आवर से कम हुई और यात्रा का समय 3 घंटे से बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है यात्रा की मूल अवधि कितनी है। आपको अगर आप रेगुलर हमारे पेपर्स को देख रहे हैं जो मैंने PYQ 2023 के टेस्ट 1 से कराए हैं, जो 3 अक्टूबर वाली सीरीज से स्टार्ट हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन इससे पहले भी पेपर में मिलेगा जो कि 3rd शिफ्ट में था। आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। और मैं इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूं, या तो मैं मेथड से करूंगा तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी, या जब कभी भी आपको ऐसा कहे कि स्पीड कम होने की वजह से टाइम बढ़ गया, या वो ऐसा कहे कि फ्लाइट लेट चली थी लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम पर पहुंच गई, कभी भी अगर ऐसा कोई डेटा दे रखा हो और एक फिक्स डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस की बात करें तो हम सीधा क्या करते हैं कि भाई स्पीड अगर 75 कम हुई तो उसका टाइम 3 घंटे बढ़ गया। यही आया स्पीड और टाइम का रिलेशन। अगर मैं टुकड़ों में देखूं तो मैं कह सकता हूं स्पीड अगर 25 कम होती तो टाइम 1 बढ़ता, और स्पीड 50 अगर कम होती तो उसका टाइम 2 बढ़ता, और ये 25-25 के मल्टीपल में ब्रेक हो जाएगा। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जरूर ब्रेक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी वो धराचार्य फॉर्मूला लगाने के बाद में भी डेटा प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई स्पीड 100 कम होती तो टाइम 4 बढ़ता, 125 कम होती तो टाइम 5 बढ़ता, 150 कम होती तो टाइम 6 बढ़ता। अब आप कहेंगे कि ऐसे कहां तक जाना है, एक बार बस लिख लेते हैं। स्पीड 175 कम होती तो टाइम 7 घंटे बढ़ता, और स्पीड अगर 200 कम होती तो टाइम 8 घंटे बढ़ जाता। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपको पता है कि स्पीड जो है ट्रेन ने 75 किलोमीटर पर आवर एवरेज कम हो गई है, और टोटल डिस्टेंस उसने 1000 किलोमीटर कम की है। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं। कहीं से ऐसा देखिए कि गैप तो आना चाहिए आपका कितने का, 75 किलोमीटर का गैप है, और कहीं ऐसा मल्टीप्लाई करो कि स्पीड और टाइम को मैं मल्टीप्लाई करूं क्रॉस में तो मेरी डिस्टेंस आएगी, और डिस्टेंस का जो डेटा है ना वो 1000 किलोमीटर आ जाना चाहिए। तो मैंने देखा यहां पर कि अगर मैं 125 को मल्टीप्लाई करता हूं 8 से तो यहां आ जाता है 1000, और अगर मैं 200 को मल्टीप्लाई करता हूं इसके सामने से तो भी मेरे पास डेटा आता है 1000। और यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसका मतलब यह है कि पहले ट्रेन जो है 200 किलोमीटर पर आवर से चलती थी और उसको टाइम लगता था 5 घंटे का। आज ट्रेन की स्पीड 200 की जगह 125 हो गई, आज ट्रेन की एवरेज स्पीड 75 कम हो गई, तो उसका टाइम 5 की जगह 8 घंटे का लगा, उसका टाइम बढ़ गया है 3 घंटे का। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा डेफिनेटली वो इस तरीके के पैटर्न में जरूर फिट हो जाएगा। आपसे पूछा यात्रा की मूल अवधि, भाई यात्रा में मूल अवधि तो है 5, क्योंकि स्पीड 200 होती थी, टाइम 5 लगता था। आज स्पीड कम हो गई है तो आज टाइम 5 की जगह 8 लगा होगा। आपसे पूछा मूल अवधि, तो एक्चुअल में ट्रेन को 5 घंटे का समय लगता है इस 1000 किलोमीटर की जर्नी को तय करने में। नंबर 34, 7 sin स्क्वायर ए 3 cos स्क्वायर ए बराबर 4 है। तो भाई अगर इसे सॉल्व करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे 3 cos स्क्वायर ए के साथ में यहां से 3 sin स्क्वायर ए और चाहिए था, तो हमने इसे लिख लिया 4 sin स्क्वायर ए, और यहां आएगा आगे 3 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए, 3 कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो यहां आएगा 3 और बराबर में है 4, और तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो sin स्क्वायर ए की वैल्यू आती है आपके पास में 1/4, यही आएगा। तो sin ए की वैल्यू आपके पास में जो है वो आ जाती है 1/2, और भाई sin 1/2 कहाँ होता है, आप कहेंगे इसका मतलब एंगल की वैल्यू आपको पता लग गई है 30 डिग्री। आपसे पूछा है cot 30 की वैल्यू क्या होगी, cot A मतलब cot 30 की वैल्यू क्या होगी, और cot 30 वो होगा जो tan 30 का उल्टा होगा, और tan 30 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा √3, और √3 जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है,
तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नंबर 35, sec a माइनस टेन ए बराबर p है, तो sec a का मान क्या होगा? भाई sec थीटा माइनस टेन थीटा अगर हमें दिया गया होता है तो हम ये भी जानते हैं sec थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है इसका उल्टा आता है, तो ये आएगा 1/p, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये इधर से घूमकर इधर चला जाएगा तो 1 में आ जाएगा। अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा ट्वाइस ऑफ sec थीटा बराबर p प्लस 1/p। आपसे पूछा है sec a का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में 1 में p और 2 भी इधर आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 2। तो ऐसा ऑप्शन हम देख लेते हैं p स्क्वायर प्लस 1 में 2p, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। नंबर 36, भाई देखिए इस sec 89 को आप लिख सकते हैं cos 89 और cos 89 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 1 लिखूंगा ना, cos 90 माइनस 1, और आप जानते हैं cos 90 पर ये चेंज हो जाएगा तो ये sin 1 में आ जाएगा, ऐसे करके sin 1 और ये कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी आपको याद होगा जब एंगल की वैल्यू दोनों का सम 90 होता है तो साइन और सेक की जो वैल्यू है पूरी की पूरी एक होती है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए 11 प्लस 79 दोनों मिलाकर जो है 90 के होंगे और कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, तो यहां से भी वैल्यू 1 आएगी, कैंसिल हो जाएंगे। 10 और ये भी कॉट में लिखा चला जाएगा, 69 और 21 ये भी होता है 90, तो मैं सीधा कह दूंगा भाई ये तो हुआ 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आ जाएगा 3 क्योंकि ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आगे आएगा 5 क्योंकि ये भी आगे कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 और 3 8 और 2 10, सीधा सा इसका आंसर 10 आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। नंबर 37 कहता है एक आदमी के पास लोहे की 3 छड़ हैं जिनकी लंबाइयां 20, 30 और 40 है। ठीक बात है, लोहे की 3 छड़ों की लंबाइयां 20, 30 और 40 है। कहता है तीनों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है और वो भी बिना किसी बचने के। तो ये कहता है बताओ कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अगर टुकड़ों की संख्या न्यूनतम करनी है तो आपको टुकड़े मैक्सिमम बड़े साइज के काटने पड़ेंगे, लेकिन कुछ बचना नहीं चाहिए। तो वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 20, 30, 40 का हमें एचसीएफ निकालना है और आप जानते हैं ये तो सीधा सीधा 10 आ जाएगा। तो हम कहेंगे वो जो टुकड़े बनेंगे इस लोहे की छड़ में से वो 10-10 के बनेंगे। तो पहले वाले में से तो बनेंगे 2, दूसरे वाले में 10-10 के बनेंगे 3 और तीसरे वाले में बनेंगे 4। तो 4 और 3 7 और 2 9, कम से कम 9 टुकड़े तो बनेंगे ही। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 9। नंबर 38 कहता है PQR में PQ और R का जो वैल्यू है वो 3, 4, 8 है। तो एंगल P, एंगल Q और एंगल R की वैल्यू जो है वो है 3, 4 और 8। ठीक है, आपसे कहता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा क्रमशः है। आप जानते हैं जितना बड़ा एंगल उसके सामने की उतनी बड़ी भुजा होगी, जितना छोटा एंगल उसके सामने की भुजा उतनी छोटी होगी। तो सबसे छोटी भुजा, छोटा एंगल सामने की भुजा छोटी, तो छोटी भुजा है QR और बड़ा एंगल सामने की भुजा बड़ी, तो यहां होगा PQ। ऐसा कॉम्बिनेशन देखते हैं QR एंड PQ, QR एंड PQ मींस ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 39 कहता है ABC में B जो है 90 डिग्री है, तो हमने ये बना दिया एंगल A, B और C। साथ में कहता है जो C की वैल्यू है वो 45 है। इसका मतलब हम कह देंगे ये अगर 45 का है तो ये भी 45 का है, तो ये तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। और AC का मान 4 है, AC का मान 4 है, तो इसका मान अगर x है तो इसका मान भी x होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो बताओ BC का मान क्या होगा। भाई यहां पर तो मैं कह सकता हूं पाइथागोरस लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर 16 के होना चाहिए। 2 से ये कैंसिल हो गया 8,
अगर एक्स स्क्वायर बराबर 8 है तो एक्स का मान आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2√2। तो यहां हम कहेंगे इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी 2√2। अगेन पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ये कहता है पाई चार्ट में से ब्लू ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चों का डेटा है और टोटल बॉयज 2000 हैं। तो आपसे पूछ रहा है स्कूल ए और सी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या कितनी है। तो स्कूल ए में और स्कूल सी में टोटल लड़के पढ़ते हैं 55% और 13%। कितने हो गए? 68%। किसका 68%? 2000 का। लेकिन हमसे तो ये पूछा है ना औसत क्या है, तो यहां 68% का औसत दो स्कूलों का है तो 34% आएगा। तो मुझे 2000 का एवरेज निकालने की वजह से 34% ही निकालना पड़ रहा है और 2000 का 34% हो जाएगा 680। 680 ऑप्शन डी में दिया गया है। नंबर 41 कहता है एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिन में पूरा कर देते हैं। तो एक काम है जो 75 आदमियों ने 60 दिन में पूरा कर दिया। अब वही काम कहता है कुछ दिनों के बाद 15 आदमियों ने काम छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद 15 आदमियों ने काम छोड़ दिया और परियोजना 65 दिनों में पूरी हुई। तो 15 कर्मचारियों ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो भाई मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग से 75 कर्मचारी काम करते हैं एक्स दिनों तक। 75 कर्मचारियों ने एक्स दिनों तक काम किया। उसके बाद में वो कहता है कि इसमें से 15 कर्मचारी काम छोड़ देते हैं। 75 में से 15 कर्मचारी काम छोड़ देंगे तो 60 कर्मचारी काम करेंगे। और आगे कहता है कि ये परियोजना 65 दिन में पूरी हुई। इन 65 दिनों में से x दिन तो जा चुके हैं, इसका मतलब आगे काम हुआ है 65 माइनस x डेज के लिए, क्योंकि x दिन इन्होंने काम किया। आपसे पूछ रहा है बताओ कितने दिन के बाद काम छोड़ा, इसका मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है कि कितने दिन के बाद में वो काम छोड़कर चले गए। तो इसमें कॉमन देखा जाए तो देखिए 15 से 5 बार, 15 से 5 बार और 15 से 4 बार। यहां आता है आपके पास में 5x और यहां है आपके पास में 4x लेकिन माइनस का, तो सिर्फ x बचेगा यहां पर। और यहां ऑलरेडी 300 है और यहां है 65 इंटू 4 260। 260 इधर जाएगा 300 में से कम होगा तो यहां आएगा 40। तो मैं कहूंगा x का मान 40। इसका मतलब 75 आदमियों ने 40 दिन तक काम किया, उसके बाद में 15 आदमी काम छोड़ जाते हैं। आपसे यही पूछता है कितने दिन के बाद आदमी काम छोड़ गए, हम कहेंगे 40 दिन के बाद आदमी काम छोड़कर चले गए। नंबर 42 रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर पैसा लिया और 15,000 रुपये उधार लिए। 5 साल के बाद में उसने 6,000 रुपये चुका दिए लेकिन ब्याज शामिल नहीं है, मतलब साधारण ब्याज की बात हो रही है। इसके बाद 5 और वर्षों के बाद उसने 18,600 रुपये का भुगतान करके उसके लोन को कंप्लीट कर दिया। तो देखिए भाई उसने 2 टुकड़ों में पैसा दिया, 6,000 एक बार में दिया और 18,600 और दिया। तो टोटल उसने दिया 18 और 6 24,000 रुपये। ये उसने अमाउंट मिश्र धन दिया है, जबकि उसने बैंक वालों से उधार लिया था मात्र 15,000 रुपये। तो देखा जाए तो उसने जो ब्याज भरा है वो भरा है 9,600 रुपये। अब ये 9,600 रुपये कैसे गया है वो देखना। ब्याज 9,600 दिया तो है उसने, लेकिन उसने ये जो 15,000 रुपये रखे इन पर 5 साल तक ब्याज चला। तो हम कहेंगे पहले उसने 15,000 रुपये उधार लिए थे किसी पर्टिकुलर दर पर 5 साल के लिए। उसके बाद में होता क्या है, वो 5 साल के बाद इसमें से 6,000 रुपये देकर आ जाता है। तो वो 6,000 रुपये इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 में से 6,000 रुपये कम हो गए। अब उसके ऊपर ब्याज जो चलेगा वो 9,000 रुपये पर चलेगा। कौन सी दर से? समान दर से। कितने साल? और आगे के 5 साल, जैसा कि वो बता रहा है। चाहे तो आप देखें इसमें ये कॉमन है, तो मैं यहां से 15 और 9 24, तो यहां पर आ जाता है 9,600 और ये आ जाएगा 15 और 9 24,000 का R% और इंटू 5, ये कॉमन था मैंने कॉमन ले लिया। 1 0 ये कैंसिल हो गई और 24 से ये 4 बार कैंसिल हो गया और 5 से ये 2 और ये इधर चला जाएगा। तो R का मान जो है वो 8% आ जाएगा। इसका मतलब जो ब्याज की दर है साधारण
वो 8% रही होगी। आप जानते हैं साधारण ब्याज में जो पैसा हम बीच में देते हैं वो मूलधन में से सीधा कम होता है और उसमें पहले पैसे में हम ब्याज को नहीं जोड़ते हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज में ही जोड़ता है। नंबर 43 कहता है मान लीजिए एक ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर और दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर। कहता है एंगल ए और पी जो है, एंगल ए और पी जो है ये 90 डिग्री का है। तो मैंने मान लिया है ये 90 डिग्री का है, दोनों एंगल बराबर हैं। बीसी की वैल्यू 17 है, बीसी की वैल्यू 17 है तो यहां भी वैल्यू यहां 17 होगी। ठीक है। पीआर की वैल्यू 8 है, पीआर की वैल्यू 8 है तो ये 8 है तो ये भी 8 हो गई है मेरे लिए। आपसे एक पूछ रहा है कि ए बी का मान बताइए, ए बी का मान हम बता देंगे। भाई अगर ए बी का मान मुझे बताना है, इस वाले का मान बताना है, तो ये 17 का है, ये 8 का है, तो आप कहेंगे ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है। और आपको पता है 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है। या फिर आप ऐसा कहेंगे अगर आपको ये निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार या लंब का स्क्वायर माइनस कर देंगे, बराबर ये हमारे पास में आ जाएगा। तो मैं कहूंगा सीधा ही हमें ध्यान होता है तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी। अगेन पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है, वो कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 6700 और इन्होंने बीटेक में अलग अलग तरीके के स्पेशलाइजेशन का डेटा है। आपसे पूछता है सी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल में जो स्पेशलाइजेशन रखने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो सीएस में है भाई 22%, ईसी में है 10% और सिविल में है 8। 22 और 8 30 और 10 40%। मुझे 40% निकालना है। टोटल बच्चे जो हैं वो हैं 6700, तो 6700 का हम 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 × 7 28, 4 × 6 24 और 2 26, 2680 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। नंबर 45 कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1105 और 5 है। यदि एलसीएम जो है पहली संख्या का 17 गुना है, तो पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब भाई पहली संख्या जो होगी और दूसरी संख्या जो होगी उन दोनों का गुना एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। अगर मुझे पहली संख्या ज्ञात करनी है तो वो खुद कह रहा है एलसीएम जो है ना पहली संख्या का 17 गुना है, तो मैं इसमें 17 का भाग दे देता हूं तो पहली संख्या आएगी एलसीएम का 17 गुना है तो एलसीएम जो है पहली संख्या का 17 गुना एलसीएम है और एलसीएम का मान 1105 दे रखा है तो 1105 में हमने भाग दे दिया है 17 का। ठीक है। तो 17 × 6 102 और बचता है 8, 17 × 5 85। तो पहली संख्या है 65, दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है और इसका जो डेटा है वो बराबर है 1105 के और इंटू एचसीएफ के। भाई एचसीएफ का मान कितना है 5 है। अगर आप इसे नहीं भी काटते तो भी ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाता। अभी भी आप देखेंगे तो 65 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपको खुद ही पता है कि यहां पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी का जो मान है आपके पास में 85 आएगा। आप अगर ये सॉल्व नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता। तो मुझसे पूछा पहली संख्या 65 और दूसरी संख्या 85 और 65 और 85 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम कहेंगे हमारा जो क्वेश्चन है 45 उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, उनके पास में काम करने के लिए एक ही लैपटॉप है। तो होता क्या है एक दिन एक टाइम पर एक कर रहा है और दूसरे टाइम पर एक रेस्ट कर रहा है और दूसरा काम कर रहा है। और पहले जैसे अक्षिता ने स्टार्ट किया है, देन दूसरे नंबर पर रैना का बारी आएगी, तीसरे दिन अक्षिता की और इसी तरीके से काम चलता रहेगा। अक्षिता अकेले कहती है इस टाइपिंग को 16 दिन में कंप्लीट कर देती है। अक्षिता को टाइम लगता है अकेले 16 दिन का, जबकि रैना को अकेले टाइप करने में 24 दिन लगते हैं। रैना को अकेले 24 दिन लगते हैं। तो आपसे पूछता है अगर ये बारी बारी से काम करेंगे तो टाइप करने में कितना समय लगेगा। हमारे हिसाब से वो 48 पेज टाइप करना चाहते हैं, ये टोटल वर्क हो गया है।
और इनकी टाइप करने की क्षमता है, इसके 3 पेज एक दिन में होते हैं और इसके 2 पेज। पहले दिन अक्षिता का नंबर आता है, दूसरे दिन रैना का, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो हम देखें तो यहाँ पर जो है 2 दिनों में काम जो है वो 5 यूनिट हो जाता है। अब मैंने देखा 5 को कितनी बार जोड़ें कि 48 के पास पहुंचे, तो 5 इंटू 9 45 काम हो जाएगा, और 2 को भी 9 बार जोड़ेंगे तो 18 दिन हो जाएंगे। 18 दिन हो गए हैं, अभी तक काम हमारा 45 हुआ है। अब जो 19वां दिन होगा, 19th नंबर का डे होगा, उस पर वापस से जो काम स्टार्ट कर रहा था उसकी बारी है। काम बचा भी 3 है और अक्षिता कर भी 3 पाएगी, तो अब ये 3 काम करेगी और हमारा काम पूरा हो जाएगा, और टोटल जो दिन है वो 19 दिन लगेंगे। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 19, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, हो जाएगा। नंबर 47, एक ट्रेन 2 स्टेशन के बीच की दूरी 540 किलोमीटर की दूरी है, 240 मिनट में तय करती है। यह 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में एक अन्य स्टेशन की यात्रा तय करती है, तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रेन है जो 2 स्टेशन के बीच 540 किलोमीटर की दूरी को 240 मिनट में तय करती है, तो यहां से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब वो कहता है यह 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में एक और अन्य स्टेशन को तय करती है, यात्रा तय करती है, तो ट्रेन की औसत चाल हमें बतानी है। भाई ट्रेन की औसत चाल के बारे में अगर बात हो रही है तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले एक डेटा हमारे पास में आ रहा है, और उस डेटा से भी अगर हम देखते हैं तो भी हमारे पास में चाल आ जाती है। ठीक है, और ये डेटा जो है वो किलोमीटर में है और ये डेटा मिनट में है, तो मिनट वाले डेटा को मैं आवर में बदल लूंगा, 240 मिनट में 60 का भाग दूंगा, इसका मतलब 4 आ जाएगा। 4 का मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, यहां से हमारे पास में डेटा आ जाएगा। तो मेरे पास में टोटल औसत चाल अगर मुझे बतानी है तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो भाई आपने पहले दूरी तय की है 540 किलोमीटर, ठीक है, बाद में आप दूरी तय करते हो 90 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे में, और 5 घंटे में 90 के हिसाब से आप चलोगे 450 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर ट्रेन चली है 540 प्लस 450, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 540 प्लस 450 990 किलोमीटर की दूरी तय हुई है, और साफ साफ लिखा हुआ है पहले 540 में 240 मिनट, इसका मतलब 4 घंटे, और यहां वो चलता है 5 घंटे, तो टोटल उसने 9 घंटे लिए। अगर 990 किलोमीटर चलने में 9 घंटे लगते हैं तो उसकी औसत चाल जो है वो निकल कर आती है 110 किलोमीटर पर आवर, और 110 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये 47 हो जाता है हमारा। अब हम आते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में कहता है 2 शंकु की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, इनके व्यासों का अनुपात दे रखा है, तो आयतन का अनुपात हमें बताना है। और आयतन का अनुपात हमें बताने के लिए अब देखिए वो तो कह रहा है पाई का मान ये लीजिए, लेकिन पाई का मान लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अनुपात बताना है। अनुपात पर आते हैं। आप जानते ही हैं वॉल्यूम शंकु का जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पहले वाले के बारे में बात करें और दूसरे वाले के बारे में बात करें, तो 1/3 पाई तो दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको तो लिखने का मतलब ही नहीं था। इसकी जो हाइट है 7 है और इसका डायमीटर 10 है। अगर डायमीटर 10 है तो त्रिज्या हो जाएगी अपने पास में 5, तो यहां आ जाएगा 5 इंटू 5, और हाइट है हमारे पास में 7। दूसरे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर, अगर व्यास है 21 तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2, तो 21/2 इंटू 21/2 आर स्क्वायर और एच का मान है 5, तो यहां पर आ गया 5। इनका अनुपात हमें बताना है। जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया, 7 से 3 बार, 5 से 5 कैंसिल हो गया है अपने पास में। अब देखिए ये जो है इधर आ जाएगा हमारे पास में,
तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 हो गया है 20 और यहाँ आ जाता है 21 इंटू 3 63। तो जो वॉल्यूम है उसका अनुपात आ जाता है 20:63 जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में दिया गया है। नंबर 49 कहता है 700 रुपए पर 35% की एक छूट है और समान राशि पर 18% और 12% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। तो पूछता है दोनों के बीच का अंतर बताओ। भाई एक तो आप फ्लैट डिस्काउंट ले लो 35% का, दूसरा वो कह रहा है दो और डिस्काउंट हैं। तो पहला डिस्काउंट 18 का, दूसरा डिस्काउंट 12 का प्लस -18 इंटू -12 और बटे में आ जाता है 100। तो यहां से आ जाता है -30, 18 इंटू 12 216, 2.16। तो यहां से आ जाता है 27.84। इतने का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, अब एक डिस्काउंट तो आपको मिल रहा है 35% का और इस तरीके से टुकड़े में मिल रहा है 27.84 का। दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर आपके पास में आ जाता है 28 और 7 7.16% का। और ये डिस्काउंट किस पर निकलेगा? एमआरपी पर। एमआरपी कितना है? 700। तो मुझे 7.16% निकालना है किसका? 700 का। परसेंटेज की वजह से दोनों जीरो कैंसिल हो जाती हैं तो हमारे पास में आता है 7 इंटू 6 42, 7 एकम 7 और 4 11 और 7 7 49 और 1 50 और पॉइंट लगेगा 2 के बाद में। तो हम कहेंगे ये जो अंतर आता है वो 50.12 का आता है और 50.12 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन वापस से डीआई कह सकते हैं या पाई चार्ट कह सकते हैं। तो इसमें ये आपसे कह रहा है कि एक दिन में अलग अलग तरीके के जो फ्रूट्स बिके हैं उसका डेटा हमें रिप्रेजेंट किया गया है। कहता है यदि एक दिन में कुल 1200 किलो फल बेचे गए तो टोटल फल बेचे गए हैं एक दिन में 1200 किलो। आपसे पूछता है तो बेचे गए केलों की मात्रा किलो में बतानी है। भाई ये जो टोटल फल बेचे गए हैं उसका 30% जो है वो बनाना बेचा गया है और 1200 का 30% हो जाता है 360। तो हम यहाँ पर कहेंगे टोटल 360 जो है वो किलो में आ जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। जैसा कि आपने देखा हमने जो इस शिफ्ट के क्वेश्चन किए टोटल 50 क्वेश्चंस को हम आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।